हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं आबकारी और महिला टेट जो एग्ज़ाम है उसके लिए, जहां पर जनरल साइंस पेपर में आ रही है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और आबकारी वालों के लिए तो मस्ट है और रेलवे वालों के लिए, ठीक है। तो ये तीनों लोगों के लिए वीडियो है और जो लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, साथ में उनकी व्याख्या है और अच्छे क्वेश्चंस हैं, साथ में उनकी व्याख्या के सहित हम लोग इस प्रश्नों को करने वाले हैं। और आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। मैंने पूरा पेपर का एनालिसिस किया है, जो आपके प्रीवियस ईयर के एक वीडियो आपको डली हुई है प्रीवियस ईयर के पेपर की आबकारी की, आप लोग देख लीजिएगा और फिर आप देखिए कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। तो जो सूर्य है उसका ऊर्जा स्रोत क्या है? दहन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, रेडिएशन है, संलयन है। तो क्या है आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर फ्यूजन है। और क्यों है वो अपन देख सकते हैं। जैसे कि सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु का हीलियम में परिवर्तन होता है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जब सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु होता है, वो हीलियम में परिवर्तन होता है, तो उस फ्यूजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है? वृत्तीय कक्षा में, दीर्घवृत्तीय कक्षा में, परवलय कक्षा में, दीर्घ रेखीय कक्षा में। तो पृथ्वी कैसे घूमती है? दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है। ये किसने बताया था? केपलर के नियम के अनुसार पृथ्वी सूर्य के चारों दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमती है। तो ये क्वेश्चन और स्टापना याद हो गया। केपलर ने कहा था कि पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमती है। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आप लोग जरूर देखना। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? समान होता है, दुगना होता है, 1/6 होता है, या फिर 1/2 होता है? तो आंसर क्या है? 1/6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो होता है 1/6 होता है, ठीक है। ये आपका नीचे दिया गया है। नेक्स्ट है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? बल से, जड़त्व से, संवेग से, त्वरण से। तो आप लोग बताइए कि न्यूटन का जो पहला 3 लॉ है, जो फर्स्ट लॉ है, वो किससे संबंधित है? तो वो है आपका जड़त्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता। जैसे मान लो ए कोई वस्तु है जे, और बी कोई वस्तु है। ये वस्तु अपनी इस अवस्था में है जब तक इस पर ये ए व बी वस्तु भार मतलब बल नहीं लगाएगी, जब तक ये यहाँ से टिकेगी नहीं, मतलब यहाँ से हटेगी नहीं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल हटाने के लिए इसका वस्तु को किसी भारी बल का कार्य करना ज़रूरी है, या फिर आप किसी फोर्स का लगाओ तभी वस्तु है वो यहाँ से हिलेगी, ठीक है। तो ये वही चीज़ आपकी बताई गई है। नेक्स्ट है, अम्लों का पीएच मान कैसा होता है? तो अम्ल कैसे पता चलते हैं? 7 से अधिक वाले, 7 से कम, या 7 वाले, या 7 से कम वाले, या 0। तो अम्लों का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, ठीक है क्या। और जो 7 वाले अगर पीएच मान किसी का है तो वो उन्हें क्या कहा जाता है? उदासीन कहा जाता है, उदासीन कहा जाता है, ठीक है। और 7 से अधिक है तो वो आपके क्या हो जाएंगे? क्षार कहलाएंगे। ध्यान रखना है दोनों चीज़ें। नेक्स्ट है, ये आपका यहाँ पर दिया गया है क्लासिफिकेशन कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? जो क्षार होते हैं कैसे होते हैं? खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। तो क्षार आपके कैसे होते हैं? क्षार आपके कड़वे होते हैं, ध्यान रखना है। और अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, ध्यान रखना है। दोनों चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच कार्य करता है? केवल ग्रहों के बीच, केवल पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, किसी भी दो द्रव्यमानों के बीच, कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसी भी दो द्रव्यमानों के बीच में क्या है? कार्य करता है। किसी भी दो द्रव्यमानों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? कार्य करता है, ठीक है। न्यूटन के अनुसार कोई भी दो द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। तो ध्यान रखना है, न्यूटन को ध्यान रखना है, उधर पृथ्वी में केपलर को ध्यान रखना है। सूर्य और चंद्रमा में ग्रहण किस कारण होता है? तो बताइए, पृथ्वी की गति के द्वारा, परावर्तन के द्वारा, एक दूसरे की छाया में आना, या सौर विकिरण के द्वारा। तो किस तरह से ग्रहण लगता है? तो आप सभी को पता है, जब एक दूसरे की छाया एक दूसरे पर पड़ती है तो ग्रहण लगता है, ठीक है। सूर्य या चंद्रमा तब ग्रहण में आते हैं जब वो कोई खगोलीय पिंड छाया में आ जाता है। मान लो पृथ्वी यहाँ है, सूर्य अपनी जगह पे स्थिर है, जब पृथ्वी और चंद्रमा, मतलब पृथ्वी बीच में आ जाती है सूर्य के, और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कौन, सॉरी, चंद्रमा और सूर्य के बीच, ये सन है आपका, ये मून है, और ये अर्थ है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। जब चंद्रमा बीच में रहता है और पृथ्वी इधर आ जाती है, ठीक है, ये आपका क्या मून है, तो आपका सूर्य ग्रहण लगता है, ध्यान रखना है। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? बल, द्रव्यमान, त्वरण, जड़त्व, क्रिया प्रतिक्रिया, किससे संबंधित है? न्यूटन का जो द्वितीय लॉ है किससे संबंधित है? बताइए। फर्स्ट लॉ तो आपने देख लिया, जड़त्व से संबंधित है। दूसरा नियम किससे संबंधित है? त्वरण, बल, दूरी से। तो ऑप्शन नंबर ए
ये आपका बल, द्रव्यमान और त्वरण से संबंधित क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया वाला तीसरा लॉ है। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पृथ्वी का झुकाव कोण कितना है, तो आप सभी को पता होना चाहिए पृथ्वी का झुकाव कोण कैसा, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है, इसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, 365 दिन, 27.3 दिन, 30 दिन, 7 दिन। तो कितना समय लगता है, 27.3 दिन का समय चंद्रमा पृथ्वी के चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लेता है, और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 365 दिन। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है, तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है, गति का परिवर्तन, बल का संतुलन, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह को क्या कहते हैं, कोर, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर या कोरोना। जो सतह की बात कर रहे हैं तो इसे कहा जाता है फोटोस्फीयर। तो ध्यान रखना है, जो सूर्य की सतह होती है उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है, जिसे नग्न आंखों से हम क्या है, देख सकते हैं। ठीक है, अम्ल क्षार, अम्ल क्षार, नमक, जल, गैस, इसमें क्या है, नमक और जल है। ठीक है, अम्ल और क्षार मिलते हैं तो तटस्थीकरण होता है, जिससे नमक और जल बनता है। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या होता है, तटस्थीकरण होता है और इससे नमक और जल बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर या जे, जूल जिसे कहा जाता है। तो इसका सूत्र न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर के किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, पृथ्वी पर चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं, चुंबकीय बल से, वायु दाब से, गुरुत्वाकर्षण से या घर्षण से। तो पृथ्वी पर जो चीज़ें नीचे गिरती हैं वो आपके गिरती हैं गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, और इसके कारण पृथ्वी पर वस्तुएं हैं वो स्थिर अवस्था में रहती हैं, जैसे हम चल पा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चल पा रहे हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है, अमावस्या को, पूर्णिमा को ग्रहण लगता है या फिर दोपहर को। तो चंद्र ग्रहण आपका कब लगता है, पूर्णिमा को लगता है, ध्यान रखना है। और इसमें जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में, जब पृथ्वी, मैंने बताया ना आपको, यहाँ पर आपको सन है, यहाँ पर अर्थ आ जाती है और यहाँ पर आपका मून रहता है, तो ये आपका क्या होता है, पूर्णिमा की रात होती है, उस समय पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, उस कंडीशन में आपका चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण जस्ट अपोजिट है, जब चंद्रमा यानी मून आपका किस में आ जाता है, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तो आपका क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। और इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, सिजगी। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल। तो आपको पता है HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आपके पेट में आमाशय में पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भोजन को पचाने में सहायक होता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर, 15 लाख किलोमीटर, 1.5 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर या फिर 150 करोड़ किलोमीटर। तो ये है 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य है वो पृथ्वी से दूर है। ठीक है, क्षार का सामान्य उदाहरण क्या है, सिरका, नींबू, बेकिंग सोडा या फिर अम्ल वर्षा। तो क्षार का क्या है, बेकिंग सोडा एक प्रकार का क्षार है। ठीक है, बेकिंग सोडा के बारे में ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने का सोडा बोला जाता है। ये कई बार आपका पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी और मौर्य साम्राज्य स्थापित करने में। तो विष्णुगुप्त ने, चाणक्य ने, अशोक ने और बिंदुसार ने। तो ये चाणक्य ने की थी। ठीक है, और चाणक्य का नाम ही विष्णुगुप्त है, ध्यान रखना है। वहाँ पर वो आपका ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट है ऊपर वाला, उसको हटा के मान लीजिए। तो इसमें एक ही व्यक्ति का नाम है, तो ए और बी वैसे दोनों हैं। कौटिल्य या विष्णुगुप्त एक महान अर्थशास्त्री थे जिन्होंने चंद्रगुप्त का मौर्य साम्राज्य स्थापित करने में सहायता दी। तो अर्थशास्त्री नहीं थे, एक महान दूरदृष्टि मान लो, इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी थी। किसने, अर्थशास्त्र की नाम की पुस्तक लिखी थी, जो राजनीति पर आधारित थी। ठीक है, ध्यान रखना है, जिसमें 15 अधिकरण थे, ये भी आप याद कर लीजिए। और ये किसके दरबार में थे, मौर्य साम्राज्य के राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य में। और ये कहाँ के जो शिक्षक थे वो आपके तक्षशिला के, ध्यान रखना है, कहाँ के, तक्षशिला के।
अशोक ने किस युद्ध के बौद्ध धर्म अपनाया था? पाटलिपुत्र, कलिंग या फिर मगध युद्ध या उज्जैन युद्ध या कलिंग युद्ध? तो ये कलिंग युद्ध के बाद में क्या करवाया था? अशोक ने आपका बौद्ध धर्म अपनाया था। और ये कब हुआ था थोड़ा देख लीजिए। ये कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में जो विनाशकारी युद्ध हुआ था, जिससे आहत होकर अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था और कहा था कि वह अहिंसा का प्रचार करेगा। यहीं से उन्होंने धम्म जो यात्रा है वो प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय का एक प्रसिद्ध उपनाम क्या है? विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, शिलादित्य या फिर हर्षवर्धन? तो इनका सही नाम है वो है विक्रमादित्य। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो विक्रमादित्य की उपाधि ली और उन्होंने उज्जैन को राजधानी बनाया और कला संस्कृति को बढ़ावा दिया। ठीक है, और इनके दरबार में ही कालिदास रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी राजा को पराजित किया था? तो डेरियस, अलेक्जेंडर, सेल्यूकस या क्रिटोसस? तो सेल्यूकस। इसी की बेटी हेलेना से इन्होंने क्या किया था? विवाह किया था। ठीक है, सेल्यूकस क्रिकेटर की बेटी से। चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी शासक था और चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकट पर होता था। इसके कई इलाकों को जीता और कई सारे इलाके इसने शादी के बाद इनको भेंट भी किए। नेक्स्ट है कुमारगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, वल्लभी? तो इन्होंने नालंदा की स्थापना की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताया जाता है कि ये आपका धर्मपाल, पाल वंश का शासक कौन था? धर्मपाल, इन्होंने स्थापित किया था। और वल्लभी जो विश्वविद्यालय है वो गुजरात में है। ठीक है, तक्षशिला में जो अफगानिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है कुमारगुप्त जो अपन ने देख लिया, शिक्षा का केंद्र था। यज्ञश्री सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे? गुप्त वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, शक वंश? तो ये थे आपके सातवाहन वंश है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? शक युद्ध में अपनी सत्ता स्थापित की थी। और शकों को किस शासक ने पराजित किया था वो आप लोग बताओगे। तो ये था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने पराजित किया था। और इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। इनके चांदी के सिक्के शकों के उन्मूलन के बाद, क्योंकि ये प्रश्न आपका MPPSC में पूछा गया था। तो ऐसा जनरली आपका जो प्रश्न बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो वन लाइनर फैक्ट होते हैं, वो छोटे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1857 या 1748 सॉरी। तो 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। तो किनके बीच में हुआ था? देखो, प्लासी का युद्ध 1757 अंग्रेजी रॉबर्ट क्लाइव था, यानी वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की क्या हुई थी? जीत हुई थी। सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे वो पराजित हो गए थे। ठीक है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1761, 1764, 1757, 1772? तो ये 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा था। और ये आपका हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 अंग्रेजों और 3 शक्तियाँ जैसे मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला। ये शाह आलम द्वितीय कौन था? आपका मुगल बादशाह था, शुजाउद्दौला था। और मीर कासिम जो बंगाल का नवाब बन गया था, और शुजाउद्दौला जिसको हटा दिया गया था। ठीक है, नहीं सॉरी, ये अवध का था। ठीक है, सिराजुद्दौला कौन था? अवध का था। इनके बीच में होता है जिसमें अंग्रेजों से विजय पाई। अंग्रेजों ने क्या किया? ये तीनों हार जाते हैं। फिर इनके साथ इलाहाबाद की संधि करता है अंग्रेज। 2 इलाहाबाद की संधि होती है, बंगाल के नवाब के साथ, एक आपका शाह आलम द्वितीय के साथ, और एक शुजाउद्दौला, यानी इनके साथ वो क्या कर लेता है? संधि कर लेता है और इनको पराजित कर देता है। और इसी समय से जो आपके मुगल बादशाह थे उनके पेंशनर बनकर हो जाते हैं, किसके? मुगलों के। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के जो शिलालेख हैं किस लिपि में लिखे गए थे? संस्कृत, देवनागरी, ब्राह्मणी, फारसी? तो आप सभी को पता है जो ब्राह्मणी लिपि थी उसमें अशोक के जो थे वो शिलालेख लिखे गए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? तो आपके पहले ही दिख रहा है कालिदास थे, जिसने 3 नाटक लिखे थे और महाकाव्य बोल सकते हैं। तो मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम। ठीक है, ध्यान रखना है। और ठीक है, ये आपके संस्कृत भाषा के महान कवि थे और चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से थे। 9 रत्न थे, यानी 9 व्यक्ति थे, उनमें से एक प्रसिद्ध व्यक्ति ये भी थे। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध का बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर या फिर शुजाउद्दौला? तो ये मीर आपके जाफर थे, उनको बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए? इलाहाबाद संधि, अमृतसर संधि, क्यूरा की संधि, बक्सर की संधि? तो इलाहाबाद की संधि मैंने आपको भी बताया कि ये मुगल बादशाह के साथ की गई थी और आपके बंगाल के नवाब हैं इनके साथ इलाहाबाद की संधि की गई थी। नेक्स्ट है 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन, नालंदा, पाटलिपुत्र या फिर कांचीपुरम। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, ध्यान रखना है। और जो उस उज्जैन का राजा उस समय हुआ करता था, और मतलब जो इनका पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक, वो वहाँ पर उज्जैन में प्रशासन या शासन करता था, अशोक। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अशोक के समय में बौद्ध धर्म की कौन सी परिषद हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो अशोक के समय में तृतीय परिषद हुई थी, ध्यान रखना है। अशोक के समय में बौद्ध धर्म की तीसरी जो परिषद हुई थी अशोक के समय हुई थी। टोटल 4 परिषद जो हुई थी वो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सातवाहन वंश की स्थापना की थी? गौतमी पुत्र ने, यज्ञश्री ने, सिमुक ने या पुलकेशिन ने। तो आपको पता है सिमुक नाम के व्यक्ति था जिसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने जो हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न थे वो किए। अब अपन जो प्रश्न करने वाले हैं वो अपने ज्योग्राफी से रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लगभग सारे सेक्शंस जो आपके जनरल साइंस है, जीके है, उन सभी को करेंगे। साथ में जो करंट अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे कि आते हैं बुक्स से संबंधित आते हैं, किसी अवार्ड सेशन से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो आपको एक ही जगह सारा कंटेंट उपलब्ध करा दिया जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी। तो जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो आपको पता है, जो भारत में जो स्थित है वो है आपकी कंचनजंगा, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। वैसे आपकी K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। और विश्व की पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट के बारे में देख लीजिए, ये 8,586 मीटर है और भारत की सबसे ऊंची चोटी। ये कई बुक्स में लिखा है, परंतु K2 सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, क्योंकि ये पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहाँ पर स्थित है, परंतु ये हमारा भारत का भाग ही है। तो हम लोग कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची चोटी, अब अगर पूछा जाए भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा मारेंगे। अभी अब पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहाँ पर आपकी K2 है, गॉडविन ऑस्टिन जिसका नाम है, जो दूसरी सबसे विश्व की ऊंची चोटी है, और तीसरी आपकी कंचनजंगा है जो कि भारत में स्थित है। अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में। तो आपको पता है पश्चिम भारत, अरावली पर्वत कहाँ पर है? पश्चिम भारत में। और ये एक आपका अवशिष्ट पर्वत है, यानी पुराना पर्वत है। सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? आपका अरावली पर्वत है। और ये आपका कहाँ पर स्थित है? राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है। नीलगिरी पर्वत किन राज्यों की सीमा पर है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय। तो ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में स्थित है नीलगिरी पर्वत, ठीक है। और जहाँ की सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको सभी को पता है भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, जिसकी लेंथ 25 किलोमीटर है, ठीक है। तो याद करने के लिए सबसे सिंपल है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग, तीस्ता, यारलुंग और सोन। तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो है आपका दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में, जो हेयर पिन जैसा आकार बना के ऐसे आपको प्रवेश करती है, दिहांग नाम से याद रखना है, ठीक है। ये तिब्बत में यारलुंग तिंगपो, जो तिंगस्पो कहलाने वाली नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के दिहांग से प्रवेश करती है, आपने बताया, जिसको तिब्बत में क्या कहा जाता है? यारलुंग तिंगपो कहा जाता है, ठीक है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व या दक्षिण से उत्तर। तो पूर्व से पश्चिम बहने वाली नर्मदा नदी है। बाकी ज़्यादातर नदियाँ कहाँ बहती हैं? आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जे आपका अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में गिरती है आपकी कौन? पूर्व के पश्चिम की ओर नर्मदा नदी। और साथ में इसके दक्षिण में जो बहती है वो ताप्ती नदी है, ये भी सेम इसी डायरेक्शन में चलती है। और यहीं पर इन दोनों पर्वतों, मतलब जो नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत है आपका? तो सतपुड़ा पर्वत है। तो ध्यान रखना है सतपुड़ा पर्वत किसके बीच में है? कई बार प्रश्न पूछा गया है नर्मदा और ताप्ती के बीच में, ठीक है। भारत की प्रमुख झीलों से संबंधित प्रश्न है, जैसे भूलर झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब। तो ये जम्मू कश्मीर में है और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये प्राकृतिक झील है सबसे बड़ी, और ये मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मीठे पानी की झील है भूलर झील, ठीक है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये उड़ीसा में है और एक प्रकार की ये लेगून झील है, मतलब क्षारी है, खारी झील है, खारा पानी इसमें रहता है चिल्का झील में, ठीक है। नेक्स्ट है खारे पानी की झील है, देखिए आप देख सकते हैं। लोकटक झील किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्लोटिंग आइलैंड के लिए, मीठा पानी के लिए, काली मछली के लिए, नहर के लिए। तो फ्लोटिंग आइलैंड के लिए प्रसिद्ध है आपकी लोकटक झील, और कहाँ पर है? ये मणिपुर में, ठीक है,
कहाँ है? मणिपुर में। यहाँ पर जो तैरते द्वीप हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फुमदी कहा जाता है। याद रखना है फुमदी किसे कहा जाता है। यहाँ पर जो तैरते द्वीप हैं आपके मणिपुर में, उनको कहा जाता है। भारत की कृत्रिम झील कौन सी है? समर झील, राजसमंदर झील, पिचोला झील या उई झील? तो पिचोला झील भारत की क्या है? एक कृत्रिम झील है। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये आपकी कहाँ पर है? उदयपुर राजस्थान की एक कृत्रिम झील है जो 14वीं सदी में बनाई गई थी। कब? 14वीं सदी में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिस सारे प्रश्न अपन ने किए। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हम लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने आबकारी और एमपी टेट और आपका रेलवे के लिए, ये आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो है जहाँ से जीके और जीएस का पोर्शन आता है। एसएससी वाले भी देख सकते हैं। तो हर एग्ज़ाम वाला इसको देख सकता है जहाँ पर जीके जीएस आता है। परंतु हम लोग जो स्पेसिफिक बना रहे हैं वीडियो वो आपके आबकारी के लिए, रेलवे के लिए और एमपी टेट के लिए, जहाँ पर जीके सेक्शन का थोड़ा बहुत आता है, वो लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह की पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे, अभी अपन लोग इसको कर लेते हैं। आपको 1000 की 10-15 दिन में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। उसका ज़्यादा कुछ चार्जेस नहीं रहेगा, ओनली 50 रुपीज़ रहेगा। तो आप लोग उसे परचेस कर सकते हैं, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए।